दोस्तों नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का ये 5वां वीडियो। इससे पूर्व इंडियन पॉलिटी से भारतीय राज्य व्यवस्था से 4 वीडियो आप तक पहुंच चुका है, आपने देखा, और ये 5वां वीडियो है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से। ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व जो भी वीडियो आप तक पहुंचा आपने देखा भी, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है NCERT सार संग्रह। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, आज का हम लोग 5वां वीडियो। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, आज का ये वीडियो ध्यान रखेंगे 5वां है। इससे पूर्व 4 वीडियो अब तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, तो इसे इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि पदानुक्रम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, अनुच्छेद 73 में ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिस, ठीक है, एक्स ऑफिस चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अपना पदावधि के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बातें ये भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है इसके संबंध में प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के बारे में सारे प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब बातों को, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक, उपराष्ट्रपति। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेट सदस्य। संसद के दोनों सदनों का मतलब है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के 543 मेंबर और राज्यसभा के 245 मेंबर, सभी मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इसे हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है, एकमात्र अनुशंसा के ऊपर हटाया जा सकता है, और एक कह सकते हैं हटाने के लिए विशेष तरह की कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के विशेष प्रकार का प्रावधान है,
इन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं है, बस राज्यसभा में एक बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो या विवाद हो, इसका समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, कोई विवाद हो, उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा पद है जो उस पद का कोई काम नहीं है, बस इनका एकमात्र काम है सभापति करना। किसका? तो राज्यसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है, उन अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होता है। 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ना रहे, किसी प्रकार से आकस्मिक रिक्ति हो जाए, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा पद या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। ठीक है, ये सारी बातें हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, सारे अनुच्छेद है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी तक जितने उपराष्ट्रपति बने हैं उन सब का लिस्ट दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पहला उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और 2 कार्यकाल के लिए आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए यहाँ देखेंगे हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे। एक शुरुआती दौर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, और वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़, 2022 से है। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट है, इनको आप देख लीजिएगा। किस सदन की अध्यक्षता किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है? किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सभापति है या अध्यक्षता कर रहा है जो उस सदन का व्यक्ति मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले वाला बात क्यों किया गया है? अगर उपराष्ट्रपति ना रहे तो पहले प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये ना रहे या असमर्थता जताए तो अगला व्यक्ति कौन होगा? अगला व्यक्ति होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय के। अगला बात है कि भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैंने शुरुआती दौर में बोला ये बातें। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के सभी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन है, जो कौन सा सदन है
जो राष्ट्रपति के चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव हो उसमें भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि बहुत से राज्यों में विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है और इसकी कुल संख्या 6 है। 6 राज्यों में मात्र विधान परिषद है, बाकी जितने राज्य हैं सभी में विधानसभा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस राज्य में विधान परिषद वहाँ विधानसभा नहीं है, दोनों है, ठीक है, ये दोनों मिलकर विधान मंडल बनता है। तो मात्र 6 से राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद भी है। बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें सिर्फ एक सदनीय है, विधानसभा है, ठीक है। तो ये विधान परिषद का जो मेंबर होता है ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, वो है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, ठीक है। अगली बातें हैं कि यहाँ पे तुलना किया गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। इस तुलना को आप गौर से देखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ये कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। कहने का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखिएगा एमपी और एमएलए शामिल होगा, लेकिन वो एमएलए कैसा हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेंबर, ठीक है। यहाँ पे कहते उपराष्ट्रपति में कहता है कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, ठीक है, सभी शामिल होंगे। इसमें राज्यों के विधानमंडल सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब है राज्य में विधानसभा हो या विधान परिषद हो शामिल नहीं होगा, ठीक है। 3 में कहते राष्ट्रपति का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। इम्पीचमेंट संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और लोकसभा में नहीं। और एक बात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी भारत सरकार द्वारा इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में ये पूरे का पूरे डिटेल के रूप में या जो भी दिया हुआ उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान इस बात का रखें दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारा मंत्री कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मंत्री 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो सर्वोसर्वा होता है। दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री होता है। और तीसरा होता है उपमंत्री, ठीक है, उपमंत्री होता है। तो मंत्री 3 प्रकार का ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, ठीक। चलिए देखते हैं केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है,
तो प्रधानमंत्री होता है। सर्वोसर्वा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है राष्ट्रपति जिसको मन तिसको प्रधानमंत्री बना सके। बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको एमपी में चुनाव लड़ने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए आपको आपका एज 25 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में लाया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि अगर मंत्री उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से आए हैं तो वो लोकसभा में अपना मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव में की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। और ध्यान रखिएगा अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया यानी सत्ताधारी के खिलाफ आ गया, उससे ज़्यादा विपक्ष में वोट पड़ गया, तो ध्यान रखिएगा कि पूरे का पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र यानी सरकार गई काम से। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो पूरे का पूरे सत्ता, चाहे कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ पे होते हैं। ऐसे तो लिखा रहता है राष्ट्रपति का सर्वसर्वा होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद से या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? ठीक है, तो कहता है ध्यान रखिएगा कि कम से कम कुल मेंबर का 10% या 1/10 भाग। तो कुल मेंबर कितना है? ठीक है, लोकसभा में 545 था, अभी 43 है। अगर हम इसका 10 निकालें, ठीक है, 10 निकालें तो कितना होगा? 54.3, ठीक है, 54.3 होगा। तो यहाँ पे 54 नहीं होकर कितना मेंबर होना चाहिए? 50 होना चाहिए, ठीक है। या न्यूनतम मेंबर कितना होना चाहिए? अगर किसी भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं लोकसभा में, न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन के सदस्य होता है? देखिए, सामान्यतः लोकसभा का होता है, ठीक है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का अगर मेंबर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा से जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जनता द्वारा चुना होता तो है नहीं, क्योंकि वो जनता के सामने सम्मुख पेश होते नहीं हैं। तो कहा जाता है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा से जाते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, ठीक है। जनता वोट करे डायरेक्ट, और जनता से कहिए कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, आप मुझे वोट दीजिए, जनता वोट देगी। लेकिन बैक डोर से जाना ये मुझे सही लगता नहीं है, ठीक है, अपना अपना कमेंट बताएंगे। तो जो सामान्यता होते हैं वो लोकसभा से जाते हैं, लेकिन बहुत से प्रधानमंत्री हमारे ऐसे भी हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद का आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। यानी प्रधानमंत्री के बारे में, अन्य मंत्री की नियुक्ति के बारे में, मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा, सब के बारे में अनुच्छेद 75 कहता है। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यानी 543 का
15% कितना होगा आप निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री सहित मंत्री इससे अधिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रावधान है किसके तहत लाया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये प्रावधान जो है वो 91वां संविधान 91 यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था। उस पहले होता था क्या कि कोई मंत्री रूठ गया, थोड़ा सा नखरा दिखा दिया, चलो तुमको राज्य मंत्री बना देते हैं, चलो तुमको ये बना देते हैं, मेरे मंत्री पद ले लो, ठीक है। रूठना नहीं है, ठीक है, रूठना नहीं है, ये वाली बात है। अब ऐसा हो गया है कि कुल सीट का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, रूठे या नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब लाया गया था? बीजेपी सरकार थी, वाजपेयी का सरकार था उस समय, और इस समय ये चीज़ किया गया था कि 2003 में कि ये प्रावधान बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रख सकता है? ध्यान रखेंगे ऐसे व्यक्ति भी मंत्री बन सकते हैं जो न लोकसभा का मेंबर हो न राज्यसभा का मेंबर हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर न लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, और वो भी मंत्री बन जाता है, तो उसे 6 मंथ के अंदर अंदर या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, नहीं तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, फिर वो 5 साल के लिए मंत्री नहीं बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इधर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और होगा, ठीक है। कहता है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और यहीं पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव में सत्तारूढ़ पार्टी हारना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा में होती है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये अनुच्छेद क्या है? 257, ठीक है। अनुच्छेद 257 में ये कहता है कि कहता है इस प्रकार की प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के निर्धारण संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का पद है, इसका निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? ठीक है, तो पहले गृह मंत्री तथा बाद रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के सनमुगम चेट्टी, ठीक है, आर के सनमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया था विदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जरूर बने लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में संसद पटल पर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो कभी सामना करने का मौका नहीं मिला, तो या इससे पहले इनकी सरकार चली गई, ठीक है। संसद के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद क्या है? 352 के 3 में मंत्रिमंडल पद का
मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, ध्यान रखिएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर को देखते हैं, जरूरी बहुत जरूरी चीज़ें हैं। अंतर को देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों यहाँ पर कि एक तरफ लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक तरफ लिखा कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो कैबिनेट स्तर की मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जितना भी है इसको हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, चाहे वो कैबिनेट स्तर की मंत्री हो, राज्य स्तर की मंत्री हो या उप मंत्री हो, ये मंत्री का 3 प्रकार है, सभी को हम कहेंगे मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इसमें केवल और केवल कैबिनेट स्तर की मंत्री शामिल होता है। यानी कहने का मतलब है मंत्री का सर्वोसर्वा जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उसके नीचे राज्य मंत्री काम करता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पर पीएम बैठे हुए हैं और इधर मेज पर बहुत सारे मंत्री बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। ये जितने मंत्री जो दिखाई पड़ रहा है माला की तरह बैठा हुआ है, ये सब का सब कैबिनेट स्तर की मंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट स्तर की मंत्री ही सर्वोसर्वा मंत्री होता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से देखिए, यहाँ पर सैद्धांतिक दिया है, वहाँ व्यवहारिक दिया। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए वह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ठीक है, ये अंतर था। आगे एक वर्ड लिखा हुआ देखिए, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व कहाँ पर होते हैं? मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में पूछे तो ये नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी ध्यान रखेंगे अटॉर्नी जनरल और CAG। ठीक है, ये दोनों के बारे में। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76, ठीक है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 76 में है, और CAG का आर्टिकल 148 से 151। ठीक है, यहाँ तक। तो चलिए हम लोग इन दोनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है। भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन है जी? भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये 3 अधिकारी है भारत सरकार का जो विधि अधिकारी है। ठीक है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? ठीक है, तो कौन था? MC शीतलवाड़। ठीक है, MC शीतलवाड़। भारत को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत में है। ठीक है, अगला है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, मोटा मोटी ये समझेंगे, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का वकील है। ठीक है, अगर भारत सरकार के बारे में कोर्ट में पक्ष रखना हो तो वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर भारत सरकार के बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं और रखते भी हैं। भारत सरकार संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार के से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय की सुनवाई का अधिकार। ठीक है, सुनवाई में अधिकार। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार का महान्यायवादी भारत सरकार का वकील है। वो कहीं भी भारत सरकार का केस हो, भारत सरकार को बुलाया जाए तो वहाँ पे भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। जनरली होता ये है, ध्यान रखिएगा, जनरली होता ये है कि अगर सरकार चेंज हुई, महान्यायवादी अपने आप त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि सरकार का ये वकील थे। मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार में आज कोई महान्यायवादी है। ठीक है, अगर जो ही कांग्रेस सरकार आती है तो महान्यायवादी जो भी व्यक्ति होंगे अपने आप चेंज हो जाए, क्योंकि जब दूसरी सरकार आएगी, किसी और की पार्टी की सरकार आएगी, तो वो अपने तरीके से वकील रखेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करते, राष्ट्रपति नियुक्ति करते कहाँ है? सच्चाई तो यही है कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा इनको नियुक्ति करवा दीजिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मन से, आपको बताते हैं, अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने मन से कोई काम करते ही नहीं करते। ध्यान रखें, राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं करते। ठीक है, एक दो काम छोड़कर। ठीक है, बाकी सारे के सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद ने सलाह दिए, मंत्रिपरिषद का हेड ने सलाह दिए कि इस व्यक्ति को आप महान्यायवादी नियुक्ति कीजिए, बस नियुक्त कर देते हैं। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति उनको तब हटाते हैं जब प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाए, या उस पार्टी का फिर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो जो ही नहीं बने महान्यायवादी अपने आप त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यूपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का अधिकार है, संसदीय कमेटी का मेंबर बनने का अधिकार रखता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो महान्यायवादी के अधीनस्थ, यानी महान्यायवादी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये भी एक विधि अधिकारी है। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी है, ठीक है, तो कौन है जी? आर वेंकट रमानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वर्तमान भारत का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमानी। ठीक है, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर एक वैधानिक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संवैधानिक हम उसे कहेंगे जो संविधान में दर्ज है, अनुच्छेद है, ठीक है, उनके बारे में, और वैधानिक हम इसको कहेंगे जो संविधान में तो नहीं लेकिन विधि द्वारा उसका स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ बातें हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है कि भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? ठीक है, तो यानी कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, यानी CAG कौन थे? तो वी नरसिंह राव। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर कि 148 से लेकर 151 CAG का अनुच्छेद है। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ध्यान रखेंगे, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी रूप से परामर्श देता है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र सरकार को महान्यायवादी देते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार को महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है,
आगे अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहता है लोक लेखा समिति का मित्र होते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखेंगे, संविधान के द्वारा किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों को होता है या 65 वर्ष। ठीक है, अगला है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? मैंने बताया अभी, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र भी कहलाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, इसको समझाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है। कहा जाए कि आपने पिताजी से बोले कि मैं पटना में रह रहा हूँ पिताजी, मुझे 20,000 रुपया चाहिए क्योंकि 1 महीना का खर्च है और कुछ ट्यूशन फ़ी है या कोचिंग फ़ी है, उसको देना है। पापा ने 20,000 रुपया दे दिए कि ठीक है बेटा जाओ, 1 महीना खर्च भी है और क्या बोला जाए कि कोचिंग फ़ी है, और पापा आप बताएं आप कि इस चीज़ में खर्च करेंगे हम। ठीक है, अब पापा जी क्या करेंगे कि आपके ऊपर में एक व्यक्ति खड़ा कर देंगे और पूछा जाए, बोला जाएगा कि जाकर पता करके आओ कि बेटा सच में 20,000 रुपया जो लेके घर से गए हैं वो 1 महीना का फ़ी में खर्चा करते हैं या कोचिंग फ़ी में खर्चा करते हैं या किसी और जगह में खर्चा होता है। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यही काम है कि जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए पैसा खर्च हो रही है उसका ऑडिट करना है। ठीक है, उसका ऑडिट करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनका काम है कि मान लीजिए कि किसी निधि से सड़क बनाने के लिए इतना रुपया खर्च हो रहा है, वो सड़क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस चीज़ का ऑडिट करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं कि वित्तीय जांच का मतलब है सही में खर्च हो रहा है कि कहाँ खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, नियंत्रक महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होता है? तो नियंत्रक महालेखाकार यानी सीएजी का पेंशन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से ही आता है। ठीक है, भारत के संचित निधि से ही आता है। ठीक, अगला है, देखिए यहाँ पर इनके बारे में कुछ अनुच्छेद दे रखा हुआ है 48 से 51 के बीच में, मैं 12 बोल रहा था, इसके बीच में 4 अनुच्छेद है। तो 48 में कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्त। 49 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं शक्ति। 50 में संघ राज्य के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 51 में अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देना। ठीक है, अगला ध्यान रखेंगे, एक बात और ध्यान रखिएगा, सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का काम है संसद के पटल पर रखवाना लोकसभा के अध्यक्ष के मार्फत से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ, इनको देख लीजिए। कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, सीएजी जो हैं वो अगर अवकाश ग्रहण कर लिए उसके बाद कोई भी पद धारण नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारे पास है संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, हम लोग पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको आज हम समाप्त करने का। ठीक है, संसद को समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, बहुत लंबा किया जा रहा है, कोशिश करते हैं जल्दीबाजी में इसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए संसद की तरफ चलते हैं। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को प्रस्तुत किया गया है? वो है अनुच्छेद 110। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पर है? तो 110 में है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यहाँ पर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? ध्यान रखेंगे, आज भी हमारे पास जो एमपी एमएलए का सीट है, ठीक है, एमपी एमएलए का सीट है, वो जनगणना 1971 के अनुसार ही किया गया। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे 2026 में लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की सीटें बढ़ने की संभावना है, लेकिन वो मुझे लगता है कि या तो 2021 की जनगणना अनुसार होगा और नहीं तो 2031 की जनगणना के अनुसार। फिर 21 में जनगणना हुआ नहीं, अब 31 में की जनगणना अनुसार में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयन किया जाता है। कहने का मतलब है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का जो चयन होता है, स्पीकर का चयन होता है, तो वो अपने मेंबर में चुन लेते हैं, अपने में ही चुनते हैं कि बाहर से लाता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति होता है। ठीक है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? यानी कह सकते हैं राज्यसभा का एक ऐसा शक्ति है, ठीक है, जो राज्यसभा को मिला हुआ है वो 249 के तहत। ठीक है, 249 एक ऐसा आर्टिकल है जो राज्यसभा को एकांतिक शक्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 249 में है क्या? इसे एकांतिक शक्ति क्यों कहा गया? ध्यान रखेंगे, इसे इसलिए कहा गया है कि राज्यसभा, ध्यान रखें, राज्यसभा में उपस्थित जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकता है, जिसमें से ये कहा जाता है कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अगर वो विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो। ठीक है, आपको पता है कि राज्य सूची का विषय, जो भी राज्य सूची में जो भी विषय है वो राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन अगर राज्यसभा जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से अगर इस बात का, राज्य सूची के विषय को, इस बात के लिए एक प्रस्ताव पेश कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद इस विषय पर कानून बना सकती है। इसलिए इसे हम एकांतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है कि संविधान की 4वीं अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा का मेंबर कौन राज्य में कितना होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 105। ठीक है, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति दिया हुआ है 105 में। ठीक है, आगे है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति, कोरम, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या से होती है। यानी कोरम पूरा करना हो, ध्यान रखेंगे, तभी सभा चलेगी। ये आपका कम से कम कुल मेंबर का 1/10 लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के न्यूनतम आयु कितना? तो 30 वर्ष होना चाहिए। संसद में किसी सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है, सभापति जो हैं, वो कौन होते हैं? ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद है 253। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होता है। ध्यान रखेंगे
कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होता है, ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये सब का सब एक तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण होती है, ये भारतीय संसद निर्माण होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना आधारित पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। सीट को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था, ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ बातें और हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके अनुच्छेद दे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद को याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्लो स्लो इसको बढ़ा देता हूँ और सारे अनुच्छेद को आप देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे सभी अनुच्छेद को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बोले आपको 395 अनुच्छेद को याद रखिए, मत याद रखिएगा, कोई महत्व का चीज़ें नहीं है, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बातें जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। यानी ध्यान रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग यानी संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा इनका चुनाव करवाते हैं, और विधानमंडल का चुनाव यानी ध्यान रखेंगे MLA या MLC का चुनाव करवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बातें और हैं उसको देखते हैं, ठीक है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, ठीक है, रिजर्व्ड है, वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में MP का सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें रिजर्व्ड है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी अगर हो तो उस समय एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? खैर इसे हटा दिया गया, ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारत समुदाय संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ 543 सीटें, मैं कहीं भी नहीं लिखा 545 सीटें, ठीक है। 2 मेंबर को नियुक्त करने का शक्ति राष्ट्रपति को दिया हुआ था आंग्ल भारतीयों को, ठीक है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया है? तो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या जहां पर होगी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से ही आएगी, ये भी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में तब कितनी है, ठीक है, बिहार में कितनी है, झारखंड में कितनी है वो भी बताएंगे, ठीक है। याद रखें सब चीज़ें आपके जरूरी क्योंकि सटा हुआ राज्य सब है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये बातें आप कंठस्थ करके ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका लद्दाख है, ठीक है। परिसीमन यानी
परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका उन्नाव उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? और ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और लिखा हुआ उनको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कहने का मतलब है भारत के संचित निधि से किसको किसको वेतन दिया जाता है? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनके संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसा ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। एकदम ध्यान रखें इस बात को लेकर। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सिर्फ पेंशन मिलता है भारत संचित निधि से, जबकि वेतन मिलता है राज्य संचित निधि से। आगे है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ठीक है, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बातें हैं। कहता है यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी इनको हटाने के लिए एक संकल्प पारित करना पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक संकल्प पारित कर दिया जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। किसी एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम दो बुलाए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास परंपरा 3 है, 3 चल रहा है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान रखेंगे 6 वर्ष का होता है, और अगर लोकसभा पूछे तो 5 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखेंगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो उसका कर्तव्य क्या है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ इतना काम है कि नवनियुक्त जो एमपी है, निर्वाचित होकर मेंबर आए लोकसभा का, सबको शपथ दिलवाना, और जब सबको शपथ हो जाए तो फिर उसी में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और इसीलिए ध्यान रखेंगे लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का फिर से शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष का मत बराबर होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति क्या करते हैं? सीएजी का जो रिपोर्ट दिया था उनका जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट लोकसभा के संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति के कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्य ध्यान रखेंगे राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा नई संसद बनी है, उस नई संसद भवन को, इसके बारे में जो फैक्ट है, जो भी डाटा है, उनको देख लीजिएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर नई संसद का इनॉग्रेशन, उद्घाटन, ध्यान रखेंगे 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384, लोकसभा में बैठने की क्षमता 888, संयुक्त
संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। ठीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, राज्यसभा के आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगला देखिए कि यहाँ पर फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 मेंबर होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है? मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक कोई भी एमपी पेश कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपका 12 व्यक्ति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमार। कब से कब तक? 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये बातें संसद में भी लागू होती है। ठीक है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? वो ध्यान रखेंगे, संविधान सर्वोच्च है। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, इसी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और दे रखा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन इसको भी देखेंगे। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। ध्यान रखेंगे, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा नगण्य है। ठीक है, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। ठीक है, बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ठीक है, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होती है, जमा होता है? वो है आपका भारत की संचित निधि में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुति से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य। ध्यान रखेंगे, संचित निधि से धन निकालना हो तो संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार के किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो ध्यान रखेंगे, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए ये अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पर धन विधेयक और साधारण विधेयक पर तुलना किया गया है, इसको आप
ध्यान से गौर से देखिए, ठीक है। धन विधेयक ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक मनी बिल और साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल पर दोनों तरफ से तुलना किया गया है। इनको आप आराम से देखिए और ठीक ठाक से देखिए, ठीक है। पहला में कहता है धन साधारण विधेयक हम उसे कहते हैं, इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, साधारण विधेयक हम कहीं भी ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, जबकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कोई भी कर सकते हैं, चाहे मंत्री हो या कोई भी एमएलए हो, इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक केवल और केवल मंत्री ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक को इसे सदन में राष्ट्रपति के संस्तुति से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक के बारे में कहा जाता है या प्रावधान भी है, राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कह सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के रोक सकती है। इसे राज्यसभा मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। 7वां में कहता है दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इससे दोनों सदनों के बीच असहमति कोई अवसर नहीं होती है, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है धन विधेयक के बारे में। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री प्रस्तुत करता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के बारे में कहा जा रहा है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक की प्रावधान ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक की प्रावधान सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर है, ठीक है, साधारण विधेयक पर है। आगे चलते हैं, अगला कुछ चीज़ें और देखते हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, संसद के दोनों किस सदन के सदस्य गठित होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होता है। कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक पर या वित्त विधेयक पर हो सकती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक मात्र 6 महीना का होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं आकस्मिक निधि पर, जबकि संचित निधि में संसदीय स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो समापन प्रस्ताव से के नाम पे जानते हैं, क्लोजर मोशन के नाम से जानते हैं। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है, मात्र 14 डेज तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री और अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट पर अगर बजट पारित नहीं हो पाया तो त्यागपत्र देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि लोकसभा में ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मेंबर सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद किस समिति में राज्यसभा का
प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वो है प्राक्कलन समिति। इसमें जितना भी लोग होते हैं लगभग सबका सब 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। ध्यान रखेंगे, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संधि करने के लिए। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करता है। ये कितने बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ध्यान रखें, संसदीय समिति के माध्यम से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ध्यान रखेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे सदस्यता समाप्त की जाएगी। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करता है। 249 में पहले बता चुका हूँ। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। मंत्री हैं तो आपको तथ्यों का गलत वर्णन नहीं देना है, एक जिम्मेदार पोस्ट पर आप हैं तो। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? ध्यान रखेंगे, 18 वर्ष। ठीक है। 18 वर्ष वयस्क हैं, आप मत दे सकते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ध्यान रखेंगे, 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव हम तब लाते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल किसी और देश का नहीं, स्वयं भारत का ही देन है। संसद की कार्यवाही का प्रत्येक घंटा क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई, इसको देख लीजिए आप। ठीक है। और इसी समाप्त करते यहीं पर आज हम लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। दोस्तों, ये आज का 5वां वीडियो। हम फिर कल मिलते हैं 6ठा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।